नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश का संपूर्ण जनसंपर्क। साथियों, 1 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश के जितने भी जनसंपर्क के महत्वपूर्ण डाटा है, करंट अफेयर्स हैं, योजनाएं हैं, सरकार के निर्णय हैं, वो सारे आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का जनसंपर्क, जो आपका करंट प्लस जीके सब कुछ कवर करने वाला है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति का अब जो क्रियान्वयन, जो भुगतान होगा, वह यूनी पे के माध्यम से किया जाएगा। साथियों, राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो छात्रवृत्ति प्रदान की जाएंगी, वह यूनी पे के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो हमें यूनी पे याद रखना है। अब तक 29 लाख से अधिक बालिकाओं को 813 करोड़ की छात्रवृत्ति इसके माध्यम से प्रदान की जा चुकी है। तो यूनी पे हमें याद रखना है। दूसरा है साथियों हमारा पीएम जनमन योजना के तहत देश की पहली सड़क साथियों बालाघाट में बनाई गई। पीएम जनमन योजना आदिवासी जनजाति समाज के जीवन को संवारने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा चालू की गई है, जहां पर पक्के मकान और सड़कें बनाना जो है वह उद्देश्य है, मुख्य रूप से बेगा, सहरिया और भारिया जनजाति के लिए। तो मध्य प्रदेश में देश की पहली पीएम जनमन के तहत बालाघाट के अंदर सड़क बनाई गई है। तो हमें याद रखना है, बालाघाट जिले में जनमन योजना के तहत पहली सड़क बनाई गई। आनंद उत्सव 14 से 28 जनवरी 2025 तक मनाया गया। साथ ही मध्य प्रदेश में 14 जनवरी मकर संक्रांति से 28 जनवरी 2025 तक आनंद उत्सव मनाया गया। हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है, यह हैप्पीनेस या आनंद से आप इसको जो है वह जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया मध्य प्रदेश में हैप्पीनेस का मूल्यांकन करने के लिए आईआईटी खड़गपुर के साथ भी मध्य प्रदेश की सरकार ने समझौता किया है। 7वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव साथियों शहडोल में आयोजित किया गया है। शहडोल में प्रदेश का 7वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। इसमें 5000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 50 से अधिक विशिष्ट अतिथि हैं और 3000 से ज्यादा एमएसएमई प्रतिभागियों ने भाग लिया है। तो 7वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025 में शहडोल में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जबलपुर की खिलाड़ी रूबीना फ्रांसिस और सीहोर के कपिल परमार को अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। साथियों, रूबीना फ्रांसिस और मध्य प्रदेश के कपिल परमार दोनों को अर्जुन अवार्ड 2024 दिया गया। रूबीना फ्रांसिस जो है वह शूटर से है, इनका संबंध जो है वह शूटर है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम यहां पर जाने। पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल में इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। तो पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 में और मध्य प्रदेश की रूबीना फ्रांसिस के द्वारा यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। साथ ही साथ पैरा ओलंपिक में भी पदक हासिल करने वाली प्रदेश की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली यह मध्य प्रदेश की पहली महिला खिलाड़ी है। कपिल परमार जूडो से जुड़े हुए हैं साथियों, इनका जो संबंध है वह जूडो से है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में ही पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में इनके द्वारा भी ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। कपिल परमार ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में जूडो में ब्रॉन्ज मेडल जीता और साथ ही साथ जूडो में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले भी पहले भारतीय एथलीट हैं। ये जूडो में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलेटिक भी जो है वह कहे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, अर्जुन अवार्ड है। साथ ही मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का जनवरी 2025 में जापान दौरा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जापान में दौरा हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पेन में दौरा हुआ, दुबई में दौरा हुआ। तो पूछा जा सकता है कि इस माह कहां उनका दौरा रहा था। तो साथियों, जनवरी में 2025 में 4 दिवसीय जापान जो है वह मुख्यमंत्री जी का दौरा रहा है। देश का एकमात्र हीरा उत्पादक प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश है। जनसंपर्क के अनुसार देश का एकमात्र हीरा उत्पादक मध्य प्रदेश है और साथ ही साथ मैग्नीज और कॉपर अयस्क के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। तो मध्य प्रदेश जो है वह कॉपर अयस्क में भी पहले स्थान पर है, मैग्नीज में भी पहले स्थान पर है और साथ ही साथ हीरे के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। नर्मदा महोत्सव साथियों, मध्य प्रदेश में नर्मदा महोत्सव अमरकंटक में मनाया गया है। अमरकंटक में 4 फरवरी 2025 को नर्मदा महोत्सव मनाया गया है।
मां नर्मदा मंदिर प्रांगण में पूजन और हवन के साथ, कन्या भोज के साथ यह महोत्सव जो है वह मनाया गया है। तो आपसे बस स्थान पूछा जा सकता है कि नर्मदा महोत्सव फरवरी 2025 में कहां मनाया गया, तो आंसर हमारा अमरकंटक होना चाहिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 साथियों भोपाल में हुआ है। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 जो है वह 24 से 25 फरवरी 2025 को हुआ है। उद्यानिकी फसलों का बढ़ता रकबा, साथियों मध्य प्रदेश में वर्तमान में 26 लाख हेक्टेयर में जो है वह उद्यानिकी फसलों का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में 26 लाख हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलें जो है वह बोई जाती हैं। मध्य प्रदेश संतरे के उत्पादन में, टमाटर के उत्पादन में, धनिये के उत्पादन में, लहसुन के उत्पादन में और मसाला उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। साथ ही उद्यानिकी फसलें 26 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में बोई जा रही है। और यहां पर कहां मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आता है, तो संतरे में पहला स्थान है हमारा, टमाटर में पहला स्थान है, धनिया तो गुना जिला पूरे देश में प्रसिद्ध है, साथ ही साथ लहसुन में भी प्रथम स्थान है और मसाला उत्पादन में भी मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान रखता है। साथियों फार्मर आईडी जनरेट करने में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश फार्मर आईडी जनरेट करने में देश में पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश के द्वारा 56,82,234 किसानों की फार्मर आईडी जो है वह जनरेट की है। अब फार्मर आईडी से क्या होगा साथियों, मध्य प्रदेश ने ई टोकन व्यवस्था को लागू किया है। ई टोकन व्यवस्था क्या होगी, ये उर्वरक के क्षेत्र में लागू की गई है। उर्वरक में कालाबाजारी को रोकने के लिए राज्य सरकार के द्वारा यहां पर ई टोकन व्यवस्था को लागू किया। तो टोकन उन्हीं किसानों का बनेगा जिनके पास में क्या होंगी, हमारी फार्मर आईडी होंगी। तो इस तरह से देश पहले स्थान, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। 56,82,234 फार्मर आईडी मध्य प्रदेश के द्वारा बनाई गई है। जनजाति परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है और मध्य प्रदेश ने भगोरिया उत्सव को राजकीय उत्सव का दर्जा दिया है। साथियों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भगोरिया उत्सव होली के अवसर पर यह मनाया जाता है और भील जनजाति का यह एक पावन और पवित्र उत्सव है। भगोरिया मेला भी है। तो भगोरिया उत्सव को राजकीय उत्सव का दर्जा राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। मध्य प्रदेश की नई फिल्म एवं पर्यटन नीति 2025, साथियों मध्य प्रदेश ने नई फिल्म और पर्यटन नीति 2025 को लागू किया है। इस नीति की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे सन पूछा जा सकता है कि नई फिल्म और पर्यटन नीति किस वर्ष आई है, तो 2025 में आई है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। साथियों इस नीति के माध्यम से फीचर फिल्म निर्माण पर 25 करोड़ रुपए, वेब सीरीज पर 2 करोड़ रुपए, टीवी सीरियल पर 1.5 करोड़ रुपए और डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर 50 लाख रुपए, अंतरराष्ट्रीय फिल्मों के निर्माण पर 12 करोड़ रुपए और शॉर्ट फिल्म पर 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगर आप मध्य प्रदेश में 75% तक उस पूरी फिल्म का 75% की शूटिंग अगर आप मध्य प्रदेश में करते हैं, मध्य प्रदेश में अगर 75% पूरी फिल्म की शूटिंग आप कर रहे हैं, तो आपको यहां पर इस प्रकार का अनुदान दिया जाएगा। आपके लिए परीक्षा में पूछने लायक प्रश्न किस वर्ष आई है, तो साथियों 2025 में जो है वह यह नीति राज्य सरकार लेकर आई है। माधव नेशनल पार्क होगा मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व। साथियों मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व जो है वह माधव नेशनल पार्क होगा। यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व कहा जाएगा। साथियों राज्य के प्रमुख सूचकांकों से भी जो है वह जनसंपर्क में प्रश्न आया है। वर्ष 2025-26 में सकल राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, राज्य का जो जीडीपी है, जीडीपी क्या होता है साथियों, जीडीपी से तात्पर्य है किसी भी राज्य या किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उस राज्य के लोगों या राज्य के बाहर के लोगों के द्वारा या उस देश के लोगों या देश के बाहर रहने वाले लोगों के द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है वह जीडीपी कहलाता है। तो ऐसे में राज्य की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद 2025-26 में 16,94,477 करोड़ रुपए अनुमानित है। 16,94,477 करोड़ रुपए जो है वह राज्य की 25-26 में जीडीपी को अनुमानित किया गया है। तो यह आंकड़ा हमें याद रखना होगा, 16,94,477 करोड़ रुपए।
मध्य प्रदेश में 2 नए वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाएंगे। साथियों मध्य प्रदेश में 2 नए वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाएंगे। पहला जो अभ्यारण्य होगा साथियों वह ओंकारेश्वर अभ्यारण्य कहलाएगा। ओंकारेश्वर अभ्यारण्य देवास और खंडवा में बनाया जाएगा। यह देवास जिले में और खंडवा दोनों की सीमाओं दोनों जिलों में यह फैला हुआ होगा। तो ओंकारेश्वर अभ्यारण्य आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से जिले होंगे, देवास होगा और खंडवा होगा। दूसरा जो है वह जहानगढ़ अभ्यारण्य। साथियों जहानगढ़ अभ्यारण्य, ये जहानगढ़ अभ्यारण्य जो होगा यह श्योपुर जिले में बनाया जाएगा। श्योपुर में बनाया जाएगा। प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या 26 है। तो इस तरह से जहानगढ़ पूछा जा सकता है कहां प्रस्तावित है, तो श्योपुर में है और ओंकारेश्वर देवास और खंडवा जिले में बनाया जाना है। इसकी स्थापना भी कर दी गई है। साथियों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 15 उद्यानिकी फसलों का जीआई पंजीयन जो है वह करवाया गया है। भविष्य में मध्य प्रदेश को 15 फसलों को जीआई टैग मिलने वाला है, यानी कि 2026 में इन 15 फसलों को जीआई टैग मिलना है, यह तय है। तो कौन कौन सी है यह आपसे पूछा जा सकता है। साथियों लाल मिर्च खरगोन, खरगोन की लाल मिर्च है। मटर जबलपुर, मटर के लिए जबलपुर को। केला, साथियों केला के लिए बुरहानपुर। लाल मिर्च खरगोन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है। मटर महोत्सव हाल ही में जबलपुर में मनाया गया, यह भी हमने पढ़ा है। मटर महोत्सव का आयोजन जबलपुर में हुआ है। तो मटर जबलपुर, केला बुरहानपुर। सीताफल सिवनी जीआई टैग ओडीओपी में शामिल है यह, तो सीताफल सिवनी। और बरमान का बैंगन साथियों यह नरसिंहपुर में है। नरसिंहपुर में बरमान का बैंगन आप कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखा जा सकता है कि बरमान का मेला भी लगता है यहां पर। तो इस तरह से बरमान का बैंगन नरसिंहपुर। गजरिया आम बैतुल। सुंदरजा आम जो है वह रीवा में है और यहां पर गजरिया आम है, तो गजरिया आम बैतुल। मालवी आलू इंदौर, साथियों मालवी आलू जो है वह इंदौर। और बालम ककड़ी रतलाम। बालम ककड़ी ये मुख्य रूप से सेलाना की है, रतलाम जिले की है, सेलाना तहसील है रतलाम की। तो बालम ककड़ी रतलाम। सिंघाड़ा जबलपुर। जीरावन इंदौर। सुरसानी इमली धार, आदिवासी क्षेत्र में यह जो है वो उत्पादित होती है। सुरसानी इमली धार। और गुड़ नरसिंहपुर। मालवी गराड़ू इंदौर। और मावा बाटी देवास। साथ ही साथ सुरवन सतना। तो इस तरह से 15 उद्यानिकी फसलों को जीआई टैग के लिए राज्य सरकार ने पंजीयन के लिए भेजा है और इनको प्राप्त भी हो जाएगा, तो यह हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश मसाला उत्पादन में देश में अग्रणी है। साथियों अभी हमने आपको बताया और विस्तार के साथ इसकी जानकारी भी हम उपलब्ध करवा दें। मध्य प्रदेश में देश के कुल मसाला उत्पादन का 52.55% जो है वो उत्पादित होता है। देश में कुल मसाला उत्पादन का 52.55% अकेले मध्य प्रदेश उत्पादित करता है। 52.55% की भागीदारी है। साथ ही साथ देश में मसाला उत्पाद देश में दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश जो है वह दूसरे स्थान पर मसाला उत्पादन में आता है। हालांकि अब इसका पहला स्थान हो चुका है, क्योंकि हम आपको जनवरी 2025 का डाटा आपको बता रहे हैं, क्योंकि जनवरी से हम चल रहे हैं तो फरवरी 2026 तक आएंगे इसमें। तो अब मध्य प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर आ चुका है, प्रथम स्थान हो चुका है मध्य प्रदेश का। तो यहां हमें अपडेट इसको करना होगा। सब्जी उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश का सब्जी के उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है। फूलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान हो चुका है। फूल उत्पादन में भी मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है और फल उत्पादन में चौथे स्थान पर है मध्य प्रदेश। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का मसाला उत्पादन अगर हम देखेंगे तो पहले स्थान पर, फूल उत्पादन मध्य प्रदेश का दूसरे स्थान पर, सब्जी उत्पादन मध्य प्रदेश का तीसरे स्थान पर। यह तीसरा जो है वह यहां पर सही ऑप्शन है। तो इस तरह से हमें इनके क्रम याद रखना है। मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास है हर क्षेत्र का समग्र विकास, आईटी सेक्टर की प्रगति से खुलेंगे समृद्धि के द्वार। साथियों इंदौर के अंदर आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि 2025 में अप्रैल माह में आईटी कॉन्क्लेव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन कहां हुआ है, तो आंसर हमारा इंदौर होगा। इंदौर में इसका आयोजन जो है वह किया गया है। इंदौर हमारा आंसर होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। साथियों मध्य प्रदेश में
दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है। इस योजना की महत्वपूर्ण बातें हमको जो है वह याद रखना चाहिए। इस योजना का लाभ साथियों उन किसानों को मिल सकता है या मिलेगा जिनके पास मिनिमम 3.5 एकड़ की कृषि भूमि हो। जिनके पास 3.5 एकड़ की कृषि भूमि हो तो उन किसानों को जो है वह भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना का लाभ प्राप्त होगा। अगला है साथियों, मध्य प्रदेश में अस्थायी रूप से मध्य प्रदेश के यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में अशोक के अभिलेखों को भी शामिल किया गया है। 2025 में मध्य प्रदेश की अस्थायी सूची है यूनेस्को की, जिसमें 15 स्थल शामिल है, और साथ ही साथ स्थायी सूची है मध्य प्रदेश की जिसमें 3 स्थल शामिल है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के यूनेस्को में 18 स्थल है। उन 18 में 2025 में मध्य प्रदेश के अशोककालीन शिलालेखों को भी अस्थायी सूची में शामिल किया है। तो सांची का स्तंभ शिलालेख इसमें शामिल हुआ है अस्थायी सूची में। जबलपुर का रूपनाथ लघु शिलालेख इसमें जो है वह शामिल हुआ है। दतिया का गुर्जरा लघु शिलालेख भी इसमें शामिल हुआ है, जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। और सीहोर का पान गुराड़िया लघु शिलालेख भी इसमें शामिल हुआ है। तो इस तरह से अशोक के समय के जो शिलालेख हैं उनको यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। पार्थ योजना, साथियों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पार्थ योजना चलाई गई है। पार्थ योजना का संबंध किससे है? युवाओं को सेना में, पुलिस में और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती की तैयारी के लिए दिया जाने वाला विशेष प्रशिक्षण इस पार्थ योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। क्या योग्यता होंगी? तो प्रशिक्षण के लिए मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। महिलाओं के लिए 50% की छूट होगी और 5 मई 2025 से प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। तो पार्थ योजना का संबंध किससे है? युवाओं को सेना में, पुलिस में और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट के द्वारा एक महत्वपूर्ण यहां पर निर्णय लिया, और निर्णय यह लिया कि मध्य प्रदेश में जो पैरा ओलंपिक पदक विजेता है, यानी कि दिव्यांग श्रेणी के जो मध्य प्रदेश के ओलंपिक के खिलाड़ी हैं जिन्हें पैरा ओलंपिक में शामिल किया जाता है, तो पैरा ओलंपिक में जो पदक विजेता खिलाड़ी है उन्हें 50 लाख रुपए अतिरिक्त की राशि जो है वह प्रदान की जाएगी। तो इस तरह से पैरा ओलंपिक में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा। पैरा ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को 50 लाख राज्य सरकार देती है, परंतु 50 लाख एक्स्ट्रा प्रदान करेगी और इस तरह से 1 करोड़ रुपए इन खिलाड़ियों को प्रदान किया जाना है। साथियों जबलपुर नागपुर फ्रेट कॉरिडोर जो है वह बनाया जाएगा। जबलपुर से नागपुर के मध्य फ्रेट कॉरिडोर जो है वह बनाया जाना है। किस लिए बनाया जाना है? मध्य प्रदेश से फार्मा, टेक्सटाइल और कृषि उत्पादों का महाराष्ट्र के बंदरगाहों के जरिए निर्यात करना है। तो मध्य प्रदेश के जो फार्मा उद्योग है, टेक्सटाइल है और कृषि उत्पाद है, उनको महाराष्ट्र के माध्यम से बंदरगाहों तक पहुंचाना है। इस उद्देश्य से जबलपुर से नागपुर फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाना है। तो यह हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश आयुष्मान चैटबॉट का उपयोग करने वाला प्रदेश देश का पहला राज्य है। साथियों 1 जून से आयुष्मान चैटबॉट जो है वह मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। आयुष्मान योजना की पूरी जानकारी आपको इसमें प्राप्त होगी, कितना खर्चा होगा आपका और क्या क्या सुविधाएं आपको आयुष्मान कार्ड से मिलने वाली है। तो ऐसे में देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश जो आयुष्मान चैटबॉट को लागू कर रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना, साथियों केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना है। इस अमृत भारत स्टेशन योजना से मध्य प्रदेश के भी 6 प्रमुख स्टेशनों को जोड़ा गया है। तो मध्य प्रदेश के साथियों कटनी साउथ, नर्मदापुरम, ओरछा, सिवनी, शाजापुर और श्रीधाम, इन 6 स्टेशनों को जो है वह अमृत भारत स्टेशन से जोड़ा गया है। आपको स्टेशन के नाम याद नहीं रखना है, आपको संख्या याद रखना है कि अमृत भारत स्टेशन से मध्य प्रदेश के कितने स्टेशनों को जोड़ा गया है। तो 6 को जोड़ा गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इन स्टेशनों पर मध्य प्रदेश की लोक कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी और साथ ही साथ ये स्टेशन अब आधुनिकता, स्वच्छता और सुविधाओं का भी उदाहरण
बनेंगे। लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कहां मनाया गया? भोपाल में मनाया गया है। 31 मई 2025 को स्थान आपसे पूछा जा सकता है। लोक माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती है 2025 में, तो इसलिए यह सम्मेलन का आयोजन हुआ था। लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कहां हुआ है? हमें बस स्थान याद रखना है। भोपाल में इसका जो है वह आयोजन किया गया। 2 लाख से अधिक महिलाएं इसमें जो है वह शामिल भी हुई थी। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर बनाए जाएंगे। साथियों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, घरेलू हिंसा से महिलाएं जो पीड़ित होती हैं, उन घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले में, सभी 55 जिलों में वन स्टॉप सेंटर बनाएंगी। इससे 1,27,00,000 से अधिक संकटग्रस्त महिलाओं को मदद मिलेगी। और साथ ही साथ महिला हेल्पलाइन भी है 181 महिला हेल्पलाइन भी आपको याद रखना है। तो वन स्टॉप सेंटर बनेगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों से मध्य प्रदेश के जबलपुर की बेटी रुबीना फ्रांसिस और सीहोर के बेटे कपिल परमार अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किए हैं। यह हमने पढ़ा है, इसको देख चुके हैं। मध्य प्रदेश के पशुपालन और डेयरी विभाग को उद्यमिता विकास और कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय पशुधन मिशन में मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के माध्यम से पशुधन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राज्य के पशुपालन एवं डेयरी विभाग को यह बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड प्रदान किया गया है। आयुर्वेद पर्व 2025 राष्ट्रीय सेमिनार और आरोग्य मेले का शुभारंभ। साथियों, मध्य प्रदेश में आयुर्वेद पर्व 2025 भोपाल में आयोजित किया गया। आपसे स्थान पूछा जा सकता है कि कहां पर आयुर्वेद पर्व 2025 मनाया गया मध्य प्रदेश में? तो भोपाल में मनाया गया है। 20 जनवरी 2025 को यह मनाया गया है। यहां पर यूनानी चिकित्सा पद्धति की पढ़ाई हिंदी में भी करने की व्यवस्था पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल, नर्सिंग आदि कॉलेजों की और अधिक स्थापना पर भी इस पे चर्चा जो है वह की गई है। और साथ ही साथ अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान उज्जैन में स्थापना करने की भी यहाँ पर जो है वह चर्चा हुई थी। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में आयुर्वेद पर्व 2025 भोपाल में मनाया गया है। हमें स्थान इसका जो है वह याद रखना है। देश में उपलब्ध डायमंड भंडार का 90% अकेला मध्य प्रदेश में पाया जाता है। साथियों, देश में जितना भी डायमंड भंडार है, मध्य प्रदेश को हीरा प्रदेश कहा जाता है। डायमंड का मध्य प्रदेश में 90% अकेला उत्पादन होता है। कहां होता है? पन्ना में होता है और छतरपुर में होता है। पन्ना और छतरपुर दोनों देश का 90% डायमंड का उत्पादन करते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा शहर हो गया है जिसे वेटलैंड सिटी के रूप में शामिल किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के मूल्यों पर निरंतर कार्य कर रहा है, जिसका सफल परिणाम है कि मध्य प्रदेश इंदौर ने वेटलैंड सिटी के रूप में जगह बनाई है। तो इंदौर को जो है वह वेटलैंड सिटी के रूप में भी जाना जाएगा। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भोपाल में हुआ। 24 से 25 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ है। तो हमें यहां पर स्थान याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ। तो आंसर हमारा भोपाल होना चाहिए। भोपाल में इसका आयोजन जो है वह किया गया है। 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव में मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास। साथियों, वर्तमान में फरवरी में 52वां खजुराहो नृत्य महोत्सव चल रहा है। ये 52वां चल रहा है और 51वां 2025 में हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश ने गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वृहत शास्त्रीय नृत्य मैराथन रिले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव में 139 कलाकारों ने विविध नृत्य शैलियों में 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड तक नृत्य किया।
साथियों मध्य प्रदेश के 139 कलाकारों के द्वारा खजुराहो में 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकेंड तक लगातार नृत्य किया और यह गिनीज बुक वर्ल्ड में शामिल हुआ है। तो फरवरी 2026 का 52वां है और फरवरी 2025 में जो हुआ वह खजुराहो का 51वां क्रम जो है वह संस्करण है। मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर नेशनल पार्क बना है माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बना है। तो माधव नेशनल पार्क होगा मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व, यह हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश की 18 यूनेस्को विश्व धरोहर है, 15 अस्थायी है और 3 जो है वह स्थायी सूची में शामिल है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में टोटल आपसे पूछा जाए कि कितनी विश्व धरोहर है तो 18 है। स्थायी कितनी है? 3 है, भीमबेटका है, रायसेन है, भीमबेटका है, सांची है और खजुराहो है और बाकी 15 जो है वह अस्थायी सूची में है। तो मध्य प्रदेश में अस्थायी सूची में भी 4 को और यहां पर ऐड किया गया था। सम्राट अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के महल और किले। हमने मध्य प्रदेश के जितने भी 18 विश्व विरासत है सभी पर एक विस्तार से वीडियो भी बनाया है, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 जारी। वर्ष 2024-25 में प्रचलित भावों पर 15,03,395 करोड़ रुपए जो है वह मध्य प्रदेश का जीएसडीपी है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। मध्य प्रदेश का आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार 15,03,395 करोड़ रुपए। देश का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर भोपाल में बनेगा। साथियों पुराने कपड़ों से नए कपड़े बनाने वाला, यानी कि पुराने जो कपड़े हैं उन्हीं कपड़ों को पुनः नया रूप देने के लिए भोपाल के अंदर देश का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। भोपाल हमारा आंसर होना चाहिए। पुराने कपड़ों से बनेंगे नए कपड़े, तो भोपाल हमारा जो है वह आंसर होगा। विक्रमोत्सव 2025 उज्जैन में मनाया गया। इसी विक्रमोत्सव में पौराणिक फिल्मों का अंतरराष्ट्रीय महोत्सव भी यहां पर मनाया गया था। तो वर्तमान में 15 फरवरी से विक्रमोत्सव मध्य प्रदेश में शुरू होने वाला है, जो 30 जून तक चलेगा 2026 तक। सबसे लंबा होने वाला है यह विक्रमोत्सव, लेकिन 2025 में भी विक्रमोत्सव मनाया गया था और इस विक्रमोत्सव में उज्जैन में पौराणिक फिल्मों का अंतरराष्ट्रीय महोत्सव मनाया गया। यह पूछा जा सकता है कि पौराणिक फिल्मों का अंतरराष्ट्रीय महोत्सव कहां मनाया गया, तो उज्जैन के अंदर ही विक्रमोत्सव में मनाया गया है। सम्राट विक्रमादित्य की धरती पर स्थित विक्रम यूनिवर्सिटी अब सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाएंगी। साथियों विक्रम यूनिवर्सिटी को अब जो है वह सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। विक्रम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई है? 1957 के अंदर विक्रम यूनिवर्सिटी जो है वह बनी है, तो हमें यह याद रखना है। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति कब आई? 2025 में। साथियों 2025 में मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति लेकर आया है। क्या उद्देश्य इसका? शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण और ईंधन वाहनों पर निर्भरता को कम करना है। इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा अगर आप कोई 4 व्हीलर खरीदते हैं तो उस 4 व्हीलर पर आपको 30,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएंगी। इस नीति के तहत अगर आप कोई इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर खरीदते हैं, साथ ही साथ अगर आप 3 व्हीलर खरीदते हैं तो आपको 15,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जा सकती है। आप अगर कोई 2 व्हीलर खरीद रहे हैं तो यहाँ पर 10,000 रुपए की सब्सिडी भी आपको इस नीति के तहत मिलेंगी। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन आपको खरीदना है तो आपसे यहाँ पर सन पूछा जाएगा, किस वर्ष जारी हुई है? 2025 में यह जारी हुई है। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 साथियों ड्रोन पर आधारित था। यह ड्रोन टेक्नोलॉजी नीति पर यह जो है वो आधारित था। तो एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 कहां आयोजित हुआ है? इंदौर में इसका आयोजन किया गया है। 27 अप्रैल 2025 को यह इंदौर में आयोजित हुआ है। ड्रोन पर आधारित है, तो एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 हमारा इंदौर में आयोजित हुआ है, हमें यह याद रखना है। मध्य प्रदेश को बधाई। भगोरिया जनजाति नृत्य, गोंड जनजाति चित्रकला और मां नर्मदा जी की परिक्रमा, इन तीनों को भारत की
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। साथियों, जिस तरह से दीपावली को यूनेस्को ने विश्व की अमूर्त धरोहर घोषित किया, ठीक वैसे ही भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के भगोरिया जनजाति नृत्य को और गोंड जनजाति चित्रकला को, साथ ही साथ मां नर्मदा की परिक्रमा, इन तीनों को भारत सरकार की भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में, राष्ट्रीय सूची में स्थान दिया गया है। यह हमें याद रखना है। कृषि उद्योग समागम 2025 कहां हुआ है? मंदसौर में हुआ है। साथियों, मंदसौर के अंदर कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन हुआ है। हमें स्थान याद रखना है, मंदसौर जो है वह हमारा आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस 3 मई को मनाया जाता है। साथियों, 3 मई को अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक तेंदुए वाला भी राज्य है। मध्य प्रदेश टाइगर में भी सर्वाधिक संख्या रखता है। मध्य प्रदेश गिद्ध, 14,000 से ज्यादा गिद्ध हमारे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश जो है वह तेंदुओं में भी सर्वाधिक संख्या रखता है। मध्य प्रदेश के अंदर आप देख पा रहे हैं ये दहाड़ता हुआ तेंदुआ। मध्य प्रदेश में 3,907 तेंदुए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 3,907 तेंदुए हैं और इन तेंदुओं को जंगल का राजकुमार कहा जाता है। तेंदुए को जंगल का राजकुमार भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में 3,907 तेंदुए हैं जो देश में सर्वाधिक है। 3 मई को तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। साथ ही मध्य प्रदेश में जो वक्फ बोर्ड है, 150 वर्ष पुराना जो वक्फ बोर्ड है, इस वक्फ बोर्ड के कार्यालय को अब पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम से जाना जाएगा। वक्फ बोर्ड क्या होता है? वक्फ साथियों, वक्फ जो होता है वह औकाफ जो एक भूमि होती है जो धर्म के नाम पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा दान की जाती है। तो जो भूमि होती है दान की जाती है मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा धर्म के नाम पर, उस भूमि को औकाफ कहा जाता है। और जो दान करने वाला व्यक्ति होता है उसे वकीफ कहा जाता है। जो व्यक्ति इस भूमि को दान कर रहा है उसे वकीफ कहते हैं और जो भूमि दान की जाती है उसे औकाफ कहा जाता है। तो इसकी सुरक्षा के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है और इस वक्फ बोर्ड के कार्यालय का नाम मध्य प्रदेश में एपीजे अब्दुल कलाम वक्फ बोर्ड रखा जाएगा। इंदौर में स्थापित होने जा रही है विश्व की सबसे ऊंची स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा। साथियों, इंदौर में विश्व की सबसे ऊंची स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। तो हमारा आंसर इंदौर होगा। यह विश्व की सबसे ऊंची होगी। कहां पर होगी? देवी अहिल्या सरोवर उद्यान, सिरपुर, इंदौर वेटलैंड में। खेलो इंडिया युद्ध गेम्स 2025 कहां आयोजित हुआ था? बिहार में हुआ था। और खेलो इंडिया युद्ध गेम्स 2025 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 24 पदक जीते हैं। कुल 24 पदक जो है वह मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा खेलो इंडिया युद्ध गेम्स 2025 जो बिहार में आयोजित हुआ है वहां पर जीते गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश ने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं, 5 रजत पदक जीते हैं और 10 कांस्य पदक जीते हैं। आपसे मध्य प्रदेश या तो स्थान पूछ लिया जाएगा कहां हुआ है, तो बिहार में हुआ है। कितने मध्य प्रदेश ने पदक जीते हैं? तो 24 जीते हैं। गोल्ड कितने जीते हैं मध्य प्रदेश ने? 2 जीते हैं। रजत 5 है, 10 कांस्य है। इस तरह से कुल 24 पदक जीतने के साथ मध्य प्रदेश देश में 5वें स्थान पर आया है। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 3 नदी जोड़ो परियोजनाएं एक साथ चल रही है। साथियों, देश की सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना है। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। साथ ही साथ पार्वती, काली सिंध, चंबल, यह भी नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा है। पार्वती, काली सिंध और चंबल, इन तीनों नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। पार्वती, काली सिंध और चंबल, और साथ ही साथ तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। तो तीनों परियोजनाएं एक साथ चल रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में रायसेन के अंदर रेलवे व मेट्रो कोच के निर्माण के क्षेत्र, मध्य प्रदेश में रायसेन के अंदर बनाया जाएगा मेट्रो कोच जो वंदे भारत ट्रेन के लिए समर्पित होगा। तो रायसेन में बनने वाला है मेट्रो कोच, बनेगा वंदे भारत के लिए, और यह रायसेन में ब्रह्म परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। तो हमें आंसर रायसेन लगाना है। रायसेन होगा इसका आंसर। जल गंगा संवर्धन अभियान
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इसमें श्रेष्ठ परफॉर्मेंस दिया है। साथियों, जल गंगा संवर्धन अभियान 60 दिन की ऐतिहासिक यात्रा रही। प्रदेश में खंडवा जिला जो है वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वह इसमें करता है। 94.11% खेत तालाबों का निर्माण इस योजना के तहत इस जिले में किया गया है और साथ ही साथ इस जिले में 90.60% डगवेल रिचार्ज भी जो है वह कार्य बनाए गए। तो जल गंगा संवर्धन अभियान में खंडवा जिले का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। प्रतिशत आपको चाहे याद ना रहे, लेकिन खंडवा जिला जो है वो हमें याद रखना चाहिए कि जल गंगा संवर्धन अभियान में कौन सा जिला मध्य प्रदेश में प्रथम रहा है, तो खंडवा हमारा आंसर होगा। राज्य स्तरीय पेशा महासम्मेलन। साथियों, राज्य स्तरीय पेशा महासम्मेलन कहां मनाया गया? उमरिया में। उमरिया जिले के अंदर राज्य स्तरीय पेशा महासम्मेलन मनाया गया। क्या होता है पेशा सम्मेलन? पेशा क्या होता है साथियों? यह पेशा एक्ट है, पेशा कानून है जो मध्य प्रदेश के और पूरे देश के जनजाति समाज, आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा करता है। दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर पूरे देश में पेशा एक्ट लाया गया था और मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को पेशा एक्ट पूर्ण रूप से लागू हुआ है। यह वहां लागू होता है जहां पर जनजातीय आबादी निवास करती है। तो मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय पेशा महासम्मेलन जो है वह उमरिया जिले में मनाया गया है। कैबिनेट की महत्वपूर्ण निर्णय, पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य को राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाएगा। साथियों, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी में जो अभ्यारण्य है उसका नाम आदिवासी जननायक राजा भभूत सिंह के नाम पर रखा गया है। तो पंचमढ़ी अभ्यारण्य अब राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य के नाम से जाना जाएगा। 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि पर शहडोल के व्यावरी में कोल सम्मेलन आयोजित होगा। तो भगवान बिरसा मुंडा जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, धरती आबा भी इन्हें कहते हैं बिरसा मुंडा को। तो 9 जून को जो है वह इनकी पुण्यतिथि है, यह हमें याद रखना है। और साथ ही साथ 18 जून को शिवपुरी के कोलारस में सहरिया जनजाति सम्मेलन भी आयोजित हुआ है। तो एक फैक्ट हमारा यह भी बन जाएगा कि सहरिया जनजाति का सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो शिवपुरी के कोलारस में हुआ है। स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट 2025 कहां आयोजित हुआ है? उज्जैन में हुआ है साथियों। उज्जैन में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट जो है वह 5 जून 2025 को आयोजित हुआ है। तो आंसर हमारा उज्जैन में होगा। संबल योजना। साथियों, संबल योजना काफी चर्चा में रहती है। संबल योजना क्या है और इसके क्या प्रावधान है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। संबल योजना साथियों श्रमिकों का आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। संबल योजना विभिन्न परिस्थितियों में मिलने वाले आर्थिक सहायता की संबल योजना के तहत श्रमिकों को क्या लाभ मिलेगा? अगर किसी श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 4 लाख रुपए इस संबल योजना के तहत श्रमिकों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगर सामान्य मृत्यु हो जाती है तो श्रमिक को 2 लाख रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। स्थायी अपंगता अगर आ जाती है तो 2 लाख रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। आंशिक अपंगता आ जाती है 1 लाख रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। अंत्येष्टि के लिए, मृत्यु संस्कार के लिए 5,000 रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। और महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता के लिए 16,000 रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो कई बार आपसे इस संबल योजना को डिटेल में भी पूछ लिया जाता है। बाघों के लिए कान्हा देश में नंबर 1। साथियों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ आवास तो है ही है, क्योंकि कान्हा में सर्वाधिक संख्या में शाकाहारी जीव पाए जाते हैं और शाकाहारी जीव पाए जाने के कारण कान्हा बाघों के लिए सर्वश्रेष्ठ आवास बन जाता है। कान्हा टाइगर रिजर्व बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास घोषित है। शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या में देश में सबसे आगे है। वन्य जीव संपदा संरक्षण में भी सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मंडला जिले में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व में शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या कुल 1,02,485 है। 1,02,485 कुल शाकाहारी वन्य जीव जो है वह कान्हा में रहते हैं और यह देश में सबसे अधिक है, इसलिए यह टाइगर के लिए सबसे अधिक अनुकूलित रहता है।
मध्य प्रदेश सरकार भी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा प्रारंभ करने जा रही है। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण और शहरी अंतर को कम करने के उद्देश्य से राज्य अपनी परिवहन व्यवस्था को लेकर आ रहा है और इस परिवहन योजना का क्या नाम होगा? मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा जो है वह इसे कहा जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर प्रदेश के सभी जनजातीय क्षेत्रों में सुगम यात्रा परिवहन के लिए सरकार के माध्यम से चलाई जाएंगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत 550 से अधिक शहरी ई बसों का संचालन करना इसका उद्देश्य है। तो योजना आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना है। सिकल सेल मुक्त समाज मध्य प्रदेश का प्रयास। साथियों, मध्य प्रदेश सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग करने में पूरे भारत में पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश ने सिकल सेल स्क्रीनिंग की और पूरे भारत में पहला स्थान हासिल किया है। अब तक 1,06,00,000 नागरिकों की हमने स्क्रीनिंग की है। 2 लाख प्लस सिकल सेल वाहक हमने चिन्हित किए हैं। 29,277 रोगियों को पहचाना गया है। 80 लाख से अधिक सिकल सेल कार्ड वितरित कर दिए गए हैं और 26,115 मरीजों को हाइड्रोक्सी यूरिया से उपचार भी दिया गया। तो इतना डिटेल में हमारा प्रश्न नहीं बनेगा। कौन सा राज्य सिकल सेल स्क्रीनिंग में पूरे भारत में पहले स्थान पर है? तो आंसर हमारा मध्य प्रदेश जो है वह बनने वाला है। विकास के पथ पर आगे बढ़ता मध्य प्रदेश, निरंतर आ रहा निवेश। मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया गया। साथ ही 2026 मध्य प्रदेश का कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ठीक वैसे ही 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो उद्योग वर्ष 2025 से ये आपको याद रखना है और कृषि वर्ष 2026 जो है वह कृषि वर्ष है, यह भी हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति 2025। साथियों, मध्य प्रदेश जो है वह एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति 2025 में लेकर आया है। तो आपको इसका सन पूछा जा सकता है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति मध्य प्रदेश में कब आई है? 2025 में आई है। क्या उद्देश्य इसका? राज्य में बड़े निर्यातकों की भागीदारी को बढ़ाना। साथियों, मध्य प्रदेश देश का 11वां सर्वाधिक सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। मध्य प्रदेश कुल निर्यात में देश में 11वां स्थान रखता है। तो ऐसे में राज्य में बड़े निर्यातकों की भागीदारी में वृद्धि करना, निर्यात की मात्रा और दक्षता बढ़ाना और विश्व पर मेड इन मध्य प्रदेश बाजार को विकसित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना। तो इस तरह से मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति 2025 लेकर आता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को पहली मत्स्य क्लस्टर की सौगात। साथियों, भोपाल में प्रदेश का पहला रिजर्वायर फिशरीज प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग क्लस्टर तैयार किया गया है। यह मध्य प्रदेश का पहला होगा जो भोपाल में रिजर्वायर फिशरीज प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर के रूप में तैयार किया गया है। तो मध्य प्रदेश का पहला मत्स्य क्लस्टर जो है वह भोपाल के अंदर बनाया जाएगा। साथ ही साथ इंदौर में पहली राष्ट्रीय इनलैंड फिशरीज मीट भी जो है वह स्थापित की जा रही है। साथियों, मध्य प्रदेश में इंदौर के अंदर पहली राष्ट्रीय इनलैंड फिशरीज मीट भी जो है वह स्थापित की जा रही है। देश में 17 जगहों पर 17 क्लस्टर जो है वह बनाए जाएंगे। इन 17 क्लस्टर में से मध्य प्रदेश के इंदौर में राष्ट्रीय इनलैंड फिशरीज मीट जो है वह स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश ने टूरिज्म के क्षेत्र में बनाया रिकॉर्ड। साथियों, 2024 में मध्य प्रदेश में 13 करोड़ 41 लाख पर्यटक आए हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश का पर्यटन बढ़ा है। मध्य प्रदेश में 2024 में कुल 13 करोड़ 41 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ है, जिसमें से 1 करोड़ 47 लाख जो है वह विदेशी पर्यटक आए हैं, अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आए हैं। तो कुल पर्यटकों की संख्या 13 करोड़ 41 लाख है और इधर 1.67 लाख जो है वह अंतरराष्ट्रीय पर्यटक है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में अत्याधुनिक तारामंडल स्थापित किया गया है। साथियों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो डोंगला है, यहां पर वराह मिहिर वेधशाला भी है और यहां पर अत्याधुनिक तारामंडल की स्थापना की गई है। तारामंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है वह ग्रामीण बच्चों में खगोल विज्ञान संबंधित जानकारियां उपलब्ध करवाना। तो इस तरह से
आचार्य वराह मिहिर न्यास के द्वारा यहां पर जो है वह यह अत्याधुनिक तारामंडल स्थापित किया जा रहा है। डोंगला उज्जैन जिले में आता है। मध्य प्रदेश आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 4,85,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित कर चुका है। साथियों, मध्य प्रदेश का आयुष्मान कार्ड के वितरित करने में भी अपना एक अहम योगदान है। 4,85,00,000 से अधिक हमने मध्य प्रदेश ने आयुष्मान कार्ड जो है वह बांटे हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल होंगे। तो डाटा आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सारा राज्य सरकार का आंकड़ा है। 4,85,00,000 से ज्यादा हमने आयुष्मान बांटे हैं। जल्द ही मध्य प्रदेश के जबलपुर में रानी दुर्गावती जी के नाम पर जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की जाएगी। साथियों, जबलपुर में रानी दुर्गावती जी के सम्मान में उनके नाम पर रानी दुर्गावती जू एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित होगा। तो आंसर हमारा जबलपुर होगा। जबलपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में बनाए जा रहे हैं 83,662 खेत तालाब। साथियों, जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मध्य प्रदेश बना रहा है 83,662 खेत तालाब। तो यहां पर लक्ष्य आपको याद रखना है 83,662। राइज 2025 कॉन्क्लेव रतलाम में आयोजित किया गया। साथियों, रीजनल इंडस्ट्री स्किल वर्सेस एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव रतलाम। साथियों, रतलाम में इसका आयोजन हुआ है। तो राइज 2025 जो है वह रतलाम में आयोजित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना मध्य प्रदेश। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, इसके कुछ फैक्ट हम यहां पर देख सकते हैं। यहां पर इस योजना के तहत 25 पशु जो है वह आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। 25 पशु दिए जाएंगे। अधिकतम यूनिट यहां पर जो है वह 8 होंगी। लागत यहां पर 42 लाख रुपए जो है वह प्रति यूनिट होगा। और सब्सिडी SC ST को 33% प्रदान की जाएंगी। साथ ही साथ अन्य वर्ग को, यानी कि जनरल और OBC समाज से अगर कोई आता है तो उसे 25% सब्सिडी इसके तहत प्रदान की जानी है। तो सब्सिडी आपसे पूछा जा सकता है SC ST के लिए 33% और अन्य के लिए 25%, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार यहां पर जो है वह अधिकतम 25 पशु आपको उपलब्ध करवाएंगी। साथ ही साथ राज्य सरकार भारत के दूध उत्पादन में 9% योगदान रखती है। इसे बढ़ाकर 20% करना है। इस उद्देश्य के साथ यह योजना लेकर आई है। मध्य प्रदेश देश में दूध उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया? साथियों, जुलाई 2025 में इंदौर में किया गया है। इंदौर में मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन 2025 में हुआ है। मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी की जुलाई में कहां कहां पर यात्रा रही है? साथियों, जुलाई में माननीय मुख्यमंत्री जी UAE, संयुक्त अरब अमीरात तथा स्पेन की यात्रा पर रहे हैं। तो 2025 में मुख्यमंत्री जी की जनवरी के समय जो है वह जापान की यात्रा, ज से जनवरी, ज से जापान, और दूसरा जो है वह जुलाई में UAE और स्पेन माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा रही है। दीनदयाल रसोई योजना, राज्य सरकार मध्य प्रदेश सरकार दीनदयाल रसोई योजना चलाती है। इस दीनदयाल रसोई योजना के तहत सिर्फ 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। अब तक 4,60,00,000 से अधिक थालियां वितरित की जा चुकी है, जो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दीनदयाल रसोई योजना के तहत 5 रुपए में, ऑप्शन में 5 रुपए आपसे राशि पूछी जा सकती है। अब तक कितना? 4,60,00,000 से अधिक थालियां इस योजना के तहत वितरित की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में आयुष्मान कार्ड के वितरण में बालाघाट नंबर 1 है। साथियों, आयुष्मान कार्ड का वितरण करने में बालाघाट 81% के साथ प्रदेश में नंबर 1 है। बालाघाट जिले ने 81%, 81% का स्कोर रखते हुए सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं। बैतूल 78% के साथ द्वितीय स्थान पर है और अनूपपुर 77% के साथ तीसरे स्थान पर है। बालाघाट में अब तक 1,31,468 आयुष्मान कार्ड वितरित हो चुके हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में बालाघाट 1,31,468 आयुष्मान कार्ड के साथ पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश में।
रीवा में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा। साथियों व्हाइट टाइगर सबसे पहले भारत में रीवा में ही जो है वह देखा गया था। तो रीवा में व्हाइट टाइगर, सफेद टाइगर, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा। जैव विविधता संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इसके माध्यम से। व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना से बाघों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ यह पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। तो व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर जो है वह रीवा में बनाया जा रहा है। पर्यटन में सतत निवेश, समृद्धि पथ पर अग्रसर मध्य प्रदेश। रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव कहां आयोजित हुआ है? साथियों रीवा के अंदर। रीवा में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ है। और साथ ही साथ ग्वालियर में अगस्त में भी जो है वह आपका रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव मनाया जाएगा। तो यहां से 2025 में 2 स्थानों पर आपके रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव बनाए गए हैं। पहला जो है वो कहां मना है? तो रीवा में मिली अपार सफलता के बाद, यानी कि 2025 में रीवा में भी रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित हुआ है। और ग्वालियर में अगस्त में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव जो है वह आयोजित होगा। और इंदौर में भी सितंबर में इसका आयोजन होगा। यानी कि मध्य प्रदेश में 3 स्थानों पर रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ है। पहला रीवा है हमारा, रीवा में हुआ है। और दूसरा जो है वह ग्वालियर के अंदर भी अगस्त माह में ग्वालियर में हुआ है। और तीसरा इंदौर में सितंबर माह में। तो सितंबर माह में यहां पर जो है वह इंदौर के अंदर भी आयोजन हुआ है। तो 3 जिलों में हुआ है, रीवा में हुआ है, ग्वालियर में हुआ है और इंदौर में हुआ है। मध्य प्रदेश खुरपका मुंहपका के टीकाकरण में देश में सबसे अग्रणी है। साथियों यह पशुओं में होने वाली बीमारी है, पशुओं के अंदर होने वाली यह बीमारी है खुरपका मुंहपका एफएमडी। इसके टीकाकरण में देश भर में मध्य प्रदेश अग्रणी है, पहले स्थान पर है। 77 लाख किसानों के पशुधन को 11.65 करोड़ टीकाकरण लगाए गए। मध्य प्रदेश ने 73 लाख किसानों के पशुधन को 11.65 करोड़ टीकाकरण लगाए हैं। किसके लिए? खुरपका और मुंहपका टीकाकरण के संदर्भ में। तो देश में पहले स्थान पर है हमारा एमपी। 1800 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक रेल कोच का निर्माण किया जाएगा रायसेन के अंदर। रायसेन में 1800 करोड़ की लागत से रेलवे कोच बनने जा रहा है। तो आंसर हमारा रायसेन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो है वह इसका उद्घाटन किया गया था 10 अगस्त 2025 को। रायसेन हमारा आंसर होगा। एमपी फार्मगेट ऐप अपनाने वाला पहला राज्य बना। मध्य प्रदेश के 8 लाख किसान जो है वह इससे जुड़े हुए हैं। साथियों फार्मगेट ऐप, इसको राष्ट्रीय स्कोच सम्मान 2025 भी दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। क्या है ये फार्मगेट ऐप? साथियों फार्मगेट ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के किसान डिजिटली रूप से ऑनलाइन तरीके से अपनी फसलों को बेच सकते हैं। मंडी में जाए बगैर भी जो है वह आप इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपनी फसलों का वितरण कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ई मंडी की तरह है ई एमपी फार्मागेट ऐप। इससे मध्य प्रदेश के 8 लाख किसान जुड़े हैं और इसे राष्ट्रीय स्कोच सम्मान 2025 भी प्रदान किया गया है। 100 का अपग्रेडेड वर्जन जो है वह 112 आ चुका है, 112 आ चुका है। मध्य प्रदेश में जन जन की सुरक्षा के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में डायल 112 सेवा 112 सेवा की शुरुआत 14 अगस्त से। डायल 100 का अपग्रेडेड वर्जन है डायल 112 सेवा। मध्य प्रदेश में 1200 गाड़ियों की सौगात की जाएंगी, 1200 गाड़ियां होंगी 112 वाली। एआई आधारित ऑटो डिस्पैच टेक्निक का उपयोग किया जाएगा। इससे रिस्पॉन्स टाइम होगा, कम समय लगेगा और तीव्र गति से काम होगा। नंबर बार बार व्यस्त मिलने की समस्या नहीं होगी। कॉल ऑटोमेटिक संबंधित यूनिट पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का 112 आपको याद रखना है। बलराम जयंती हलधर महोत्सव कहां मनाया गया? पन्ना में मनाया गया है। साथियों पन्ना जिले में बलराम जयंती हलधर महोत्सव मनाया गया। तो आपको हलधर महोत्सव याद रखना है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बलदाऊ जी का प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित है। यह मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला और 16 की संख्या में जुड़ी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। तो यहां से जो है वह बलराम जी का मंदिर भी पन्ना में है और हलधर महोत्सव भी
पन्ना में मनाया गया है। 2025 के डाटा है सारे। निवेश मित्र नीतियों से मध्य प्रदेश के निर्यात में 6% की वृद्धि हुई। साथियों, मध्य प्रदेश के निर्यात में 6% की वृद्धि देखी गई है। मध्य प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा निर्यात किया है। क्या निर्यात किया है, क्या आंकड़ा है? 66,218 करोड़ रुपए का निर्यात हमने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक किया है। तो आंकड़ा हमें याद रहना चाहिए, 66,218 करोड़ रुपए। सबसे अधिक योगदान किसका है, क्या है? तो फार्मा उद्योग जो है हमारा 11,968 करोड़ का निर्यात करता है। यानी कि मध्य प्रदेश का जो फार्मा दवाई उद्योग है, फार्मा का योगदान कितना है इसमें? 11,968 करोड़। एनिमल फीड 6,062 करोड़। एल्यूमिनियम 4,795 करोड़ और मशीनरी जो है वह 5,497 करोड़। तो 66,218 करोड़ है। निर्यात में हमारा 11वां स्थान है मध्य प्रदेश का देश में, यह भी हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश के जबलपुर को मिलने जा रही है राज्य की सबसे बड़ी फ्लाईओवर की सौगात। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा फ्लाईओवर का लोकार्पण किया जाएगा। तो साथियों, मध्य प्रदेश के जबलपुर में राज्य का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जो है वह बन रहा है, बनकर निर्माणाधीन है। लंबाई कितनी है? 6.855 किलोमीटर है। लागत कितनी है? 1,052 करोड़। पैसे ना पूछे जाए, लंबाई पूछी जा सकती है। 6.885 किलोमीटर इसकी जो है वह लंबाई है। जबलपुर में देश का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। 2025 एशियन केनो सलालम चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की महिला खिलाड़ियों को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। 2025 में एशियन केनो सलालम चैंपियनशिप जल क्रीड़ा से जुड़ी हुई है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की है। एशियन केनो सलालम चैंपियनशिप है। मध्य प्रदेश की महिला खिलाड़ियों को सिल्वर मेडल मिला है। चीन की सियासी गुइझोउ में 14 से 17 अगस्त 2025 तक आयोजित एशियन केनो सलालम चैंपियनशिप में महिला टीम इवेंट वर्ग में मध्य प्रदेश की शिखा चौहान, पल्लवी जगताप और रीना सेन ने बेहतरीन तालमेल, संतुलन और तकनीकी कौशल का परिचय देते हुए यह उपलब्धि हासिल की। तो मध्य प्रदेश की टीम को सिल्वर मेडल मिला है, यह हमें याद रखना है। स्कॉच अवार्ड 2025 से मध्य प्रदेश के आयुष विभाग को सम्मानित किया गया है। साथियों, मध्य प्रदेश का जो आयुष विभाग है, आयुष क्या होता है? AYUSH। ए से आयुर्वेद, वाई से यूनानी, वाई से योगा और यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। तो इस तरह से आयुष विभाग को ई मॉनिटरिंग के लिए स्कॉच अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। आयुष विभाग को डिजिटली सुशासन के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए इसको जो है वह जाना जाएगा। तो आयुष विभाग को ई मॉनिटरिंग के लिए दिया गया है, आयुष क्षेत्र में सभी विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए। तो स्कॉच अवार्ड हमें याद रखना है। क्या होता है स्कॉच अवार्ड? साथियों, राज्य सरकार या राष्ट्र किसी भी राज्य की सरकार का विभाग अगर कोई बेहतर कार्य कर रहा है तो उसे स्कॉच अवार्ड दिया जाता है। तो आयुष विभाग ने बेहतर काम किया है आयुष की ई मॉनिटरिंग के लिए, तो इसके लिए इसे प्रदान किया जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन सिटी। साथियों, मध्य प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाई जा रही है। इससे शहरों की दूरियां कम होंगी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में शहरीकरण बढ़ेगा, मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जीडीपी में भी सुधार होगा। तो इंदौर मेट्रोपॉलिटन बन रहा है। एक आपका इंदौर होगा मेट्रोपॉलिटन सिटी। इसमें इंदौर भी शामिल है, उज्जैन शामिल है, देवास है और धार है। तो इंदौर मेट्रोपॉलिटन में इंदौर होगा, उज्जैन होगा, देवास होगा और धार होगा। दूसरा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगा साथियों महानगर, वह भोपाल होगा, भोपाल मेट्रोपॉलिटन। इसमें भोपाल होगा, सीहोर होगा, रायसेन और विदिशा, राजगढ़। तो इस तरह से इंदौर मेट्रोपॉलिटन में कौन कौन से जिले हैं यह आपसे पूछा जा सकता है। तो इंदौर, उज्जैन, देवास और धार होंगे। भोपाल मेट्रोपॉलिटन में कौन कौन से जिले होंगे? भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा और राजगढ़ होंगे। और भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर को भी मेट्रोपॉलिटन स्वरूप दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन सिटी की देखरेख के लिए, उनके इस परियोजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव अनुराग जैन जी की अध्यक्षता में निगरानी समिति का भी गठन किया गया है।
तो मध्य प्रदेश में इंदौर होगा, भोपाल होगा, जबलपुर होगा और ग्वालियर आपका मेट्रोपॉलिटन महानगर बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की अद्वितीय पहल एक बगिया मां के नाम परियोजना। एक बगिया मां के नाम पर्यावरण संरक्षण के साथ महिलाओं के आर्थिक उत्थान का संकल्प। प्रदेश की 31,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं इस परियोजनाओं से लाभान्वित होंगी। क्या है साथियों, यह 30 लाख से अधिक फलदार पौधे आपको लगाने होंगे। चयनित महिलाओं की निजी भूमि पर ही यह एक बगिया जो है वह विकसित की जाएंगी। इसके लिए न्यूनतम 0.5 एकड़ और अधिकतम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए। तो एक बगिया मां के नाम परियोजना से 31,000 से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित होंगी। साथ ही साथ लक्ष्य क्या है, 30 लाख से अधिक फलदार पौधे लगाना है और निजी जमीन पर यह उगाई जाएंगी बगिया। यहां पर आपसे पूछा जा सकता है जमीन का क्या रकबा होना चाहिए, तो न्यूनतम 0.5 एकड़ और अधिकतम 1 एकड़ तो होना ही चाहिए। कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में 2025 में किस जिले में या कहां पर माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, तो साथियों कटनी में हुआ है। कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। साथ ही साथ मध्य प्रदेश ने देश में सर्वाधिक खनिज ब्लॉक की नीलामी करने में भी देश में पहला स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश ने 32 से अधिक खनिज ब्लॉकों को नीलाम करके देश में पहला स्थान हासिल किया है। तो कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव हुआ है। 56,400 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। यहां पर हमें जिला याद रखना है, स्थानीय पूछा जाएगा। कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव हुआ है आयोजित। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा मध्य प्रदेश। साथियों मुरैना में बनेगा देश का अग्रणी 600 मेगावाट का ऊर्जा भंडारण केंद्र। मुरैना के अंदर 600 मेगावाट का ऊर्जा भंडारण केंद्र बनाया जाएगा। अब पीक आवर्स में भी होंगी हरित ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति। 4,000 करोड़ रुपए के निवेश से मुरैना में बनेगा ऊर्जा का ग्लोबल हब। 4,000 करोड़ की लागत से 600 मेगावाट का ऊर्जा भंडार गृह मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में बनाया जाना है। टमाटर उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। हम करंट अफेयर्स में इसकी चर्चा प्रतिदिन करते ही रहते हैं। मध्य प्रदेश को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। साथियों मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से भी काफी सुहागा है। मध्य प्रदेश को 2025 में बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? अद्वितीय जैव विविधता की दृष्टि से। मध्य प्रदेश में जैव विविधता का जो है वह भंडार है, क्योंकि मध्य प्रदेश देश के 15 कृषि जलवायु में से 11 कृषि जलवायु अकेला कवर करता है। देश के 15 कृषि जलवायु में से 11 कृषि जलवायु हमारे मध्य प्रदेश में मिलते हैं, जो दर्शाता है कि मध्य प्रदेश देश में जैव विविधता की दृष्टि से कितना संपन्न है। और अद्वितीय जैव विविधता के लिए बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का अवार्ड मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। साथियों मध्य प्रदेश में पर्यटन से जुड़े हुए कुछ अद्भुत फैक्टों पर हम चर्चा करें। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिलाकर बनेगा चीता कॉरिडोर। चीता कॉरिडोर जो है वह कितने राज्यों को मिलाकर बनेगा? तो साथियों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिलाकर 3 राज्य आपको याद रखना है। बाघों की बढ़ती संख्या के लिए कान्हा देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। टॉप 8 में कान्हा है, पेंच है और बांधवगढ़ भी है, जिसमें कान्हा आपका पहले स्थान पर है। प्रदेश में रातापानी अभ्यारण्य 8वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। साथियों रातापानी अभ्यारण्य को 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा और पीएम श्री वायु पर्यटन सेवा संचालित हो रही है, जो देश में पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगी। भोपाल के बड़े तालाब स्थित वेट क्लब पर 20 नवीन शिकारा को मध्य प्रदेश ने प्रारंभ किया है, जो हमने करंट अफेयर्स में भी इनको पढ़ा है। पर्यटन में मध्य प्रदेश ने शिकारा जो है वह भोपाल में प्रारंभ किया है। अशोकनगर के चंदेरी के प्राणपुर ग्राम में 17 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज जो है वह शुभारंभ किया गया है। तो देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज कौन सा है? प्राणपुर है। प्राणपुर कहां आता है? अशोकनगर के चंदेरी में यह आता है। ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम स्टैच्यू ऑफ वननेस से गुजरात के कावड़िया तक क्रूज सेवा का संचालन किया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश
यहां भी कार्य कर रहा है। स्टेच्यू ऑफ वननेस ओंकारेश्वर में है, ओंकारेश्वर से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक क्रूज सेवा चलाई जाएंगी। ओंकारेश्वर में विकसित होगा 26वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 26वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वह ओंकारेश्वर में बनाई जाएंगी और यह देवास और खंडवा जिले दोनों में फैली हुई होंगी। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने यहां पर मगर छोड़े हैं, क्योंकि नर्मदा मैया का वाहन कहा जाता है मगरमच्छ। मध्य प्रदेश में 5,500 करोड़ की लागत से टाइगर कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो यह भी हमें याद रखना है। रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में बनेगा चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर। साथ ही साथ उज्जैन में भी वन तारा की तर्ज पर ऐसा ही रेस्क्यू सेंटर और चिड़ियाघर बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश 1000 होम स्टे बनाने का भी लक्ष्य रखता है। तो कुछ और अन्य मध्य प्रदेश के पर्यटन के साथ जुड़े हुए यह भी फैक्ट है जो हमें याद रखने चाहिए। देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश, जहां गोवंश वध पर कानूनी पूर्ण प्रतिबंध है। साथियों, मध्य प्रदेश में गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 तथा संशोधन अधिनियम 2010, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में गोवंश से जुड़ा हुआ कौन सा अधिनियम है जो गौ माता की रक्षा करता है, आपसे पूछा जा सकता है, इसका वर्ष पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 है। संशोधन हुआ है इसमें 2010 में। गोवध पर 7 साल की सजा होगी और साथ ही साथ गो मांस रखने या परिवहन करने पर 3 वर्ष का कारावास। कि अगर कोई गो मांस रखते हुए पाया जाता है, बिफ जिसे कहा जाता है, कोई बिफ रखते हुए पाया जाता है और उसका अगर परिवहन करते हुए पाया जाता है तो 3 वर्ष का कारावास होगा और गोवध करने पर 7 वर्ष की सजा का इसमें जो है वह प्रावधान है। मध्य प्रदेश उत्सव कहां मनाया गया? दिल्ली में मनाया गया है। साथियों, दिल्ली में मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन जो है वह किया गया, यह हमें याद रखना है। हर भारतीय के लिए गर्व और खुशी का क्षण दीपावली। साथियों, दीपावली को यूनेस्को के द्वारा मानवता की अमूर्त धरोहर घोषित किया गया है। दीपावली केवल दीपों का उत्सव नहीं है, यह आध्यात्म का उत्सव है, यह धार्मिक उत्सव है और यह आनंद का उत्सव है। तो इस तरह से दीपावली जो है वह मानवता की अमूल्य धरोहर है, जिस तरह से कुंभ को भी मानवता की यूनेस्को ने अमूल्य धरोहर घोषित किया है। कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया, अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सोशल इंपैक्ट बॉन्ड बनाया जाएगा। साथियों, मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जो ओबीसी युवाओं के लिए इस प्रकार का कोई एक ऐसा स्पेशल सोशल इंपैक्ट बॉन्ड बना रहा है जो ओबीसी युवाओं को 600 ओबीसी युवाओं को 2 वर्षों में जापान और जर्मनी के लिए रोजगार के लिए भेजेगा। तो मध्य प्रदेश में 600 युवाओं को 2 वर्षों के लिए जापान और जर्मनी में रोजगार के लिए भेजा जाएगा। तो इसके लिए स्पेशल सोशल इंपैक्ट बॉन्ड बनाया गया है जो केवल ओबीसी के लिए है, केवल ओबीसी समुदाय के लिए जो है वह यहाँ लाभान्वित है। तो सोशल इंपैक्ट बॉन्ड बना है ओबीसी के लिए। मध्य प्रदेश पेशा अधिनियम के क्रियान्वयन में देश में पहले स्थान पर है। साथियों, हमारा मध्य प्रदेश देश में पेशा अधिनियम के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है। 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में पेशा लागू हुआ है। तेंदुपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया। साथियों, यहां पर जी के करंट सब कुछ कवर हो रहा है, इकोनॉमिक भी कवर हो रहा है, संस्कृति भी कवर हो रहा है, ज्योग्राफी भी कवर हो रहा है, मध्य प्रदेश का संपूर्ण जीके यहां पर कवर हो रहा है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश पेशा अधिनियम में भी नंबर 1 है। दूसरा, तेंदुपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाकर राज्य सरकार ने 4,000 रुपए कर दिया है। तो यह 2 फैक्ट भी हमें याद रखना है। हस्तशिल्प पुरस्कार समारोह। साथियों, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मध्य प्रदेश की एक महान हस्ती, महान व्यक्तित्व को हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया गया है। माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बैतूल जिले के शिल्पकार बलदेव वाघमारे साथियों भरेवा धातु कला के बहुत महान जो है वह कलाकार हैं। भरेवा धातु शिल्प के यह कलाकार हैं और इनको इस क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। तो प्रश्न यहां पर बन सकता है कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसे मिला है? बलदेव वाघमारे को मिला है। बलदेव वाघमारे कौन है? तो यह गोंड जनजाति के भरेवा कलाकार हैं।
भरेवा धातु शिल्प कलाकार है। अब भरेवा धातु शिल्प कलाकार कला क्या होती है, यहाँ पर धातु को अलग अलग आकृति में जो है वह ढाला जाता है। उदाहरण के लिए कुछ मुखौटे बनाए जाते हैं, तो इस तरह से धातु को ढालना जो है वह इस कला का उदाहरण है। तो बलदेव वाघमारे हमें याद रखना है। विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, 51 है। मध्य प्रदेश में विमुक्त कोमा घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय की संख्या आपको याद रखना है, 51 है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों के साथ साथ उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को भी मिल रहा है प्रोत्साहन। उद्यानिकी फसलों का उत्पादन 344 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425 लाख मीट्रिक टन हुआ है। यहां आपको यह याद रखना है कि मध्य प्रदेश देश में कहां पर प्रथम है। साथियों, टमाटर में प्रथम है, धनिया में प्रथम है, लहसुन में प्रथम है, संतरे में प्रथम है। इन 4 फसलों में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, टमाटर, धनिया, लहसुन और संतरा। बाकी पुष्प उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, तो पुष्प उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। अन्नदाता सम्मान समारोह कहां हुआ, मंदसौर में आयोजित हुआ है। स्थान आपसे पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में 29 जनवरी 2026 को कहां पर अन्नदाता सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है, तो अन्नदाता सम्मान समारोह मंदसौर में हुआ है। क्या घोषणा की गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, साथियों, भुवानी माता मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। यह भुवानी माता मंदिर कहां है, मंदसौर में है। भुवानी माता मंदिर कहां पर है, तो आंसर हमारा मंदसौर होगा, मंदसौर। दूसरा, काका गड़गिल सागर डैम को एक आकर्षक पर्यटक के रूप में विकसित किया जाएगा, तो काका गड़गिल सागर डैम कहां है, मंदसौर में है। तो यहां से जीके के भी प्रश्न कवर हो रहे हैं। काका गड़गिल सागर डैम कहां है, मंदसौर है। भुवानी माता का मंदिर कहां है, मंदसौर है। और अन्नदाता सम्मान समारोह का आयोजन कहां हुआ, तो मंदसौर में हुआ है। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बढ़ता मध्य प्रदेश। साथियों, मध्य प्रदेश में 4000 मेगावाट की क्षमता का 60,000 करोड़ रुपए की लागत से अनूपपुर में थर्मल प्लांट स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 4000 मेगावाट की लागत का क्षमता का 60,000 करोड़ की लागत से अनूपपुर जिले में नया थर्मल पावर प्लांट जो है वो लगाया जाना है, जो 8000 नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। तो हमें याद रखना है, अनूपपुर में बन रहा है 4000 मेगावाट का थर्मल प्लांट। लोकरंग महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया है, 41वां। डेली करंट अफेयर्स में प्रश्न ये रिपीट होते रहते हैं। तो लोकरंग महोत्सव आपको याद रखना है, भोपाल में मनाया जाता है। आपसे इसका क्रम ही पूछा जाएगा, एमपीपीएससी में क्रम पूछा जाता है। तो 41वां लोकरंग महोत्सव है, भोपाल में मनाया गया है। स्पेस टेक नीति 2026, साथियों, मध्य प्रदेश ने स्पेस टेक नीति 2026 को लागू किया है। स्पेस टेक नीति क्या है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को एक बड़ा विकसित राज्य बनाना है। देश में गुजरात, देश में अगर हम बात करें तो साथियों गुजरात है हमारा, जिसने स्पेस टेक नीति बनाई है। दूसरा तमिलनाडु है, तमिलनाडु के द्वारा भी स्पेस टेक नीति बनाई गई है। तीसरा आंध्र प्रदेश है, इसने भी स्पेस टेक नीति बनाई है। और चौथा हमारा हृदय प्रदेश है, जिसने स्पेस टेक नीति को लागू किया है। उज्जैन में 140 करोड़ रुपए की लागत से शनि लोक का निर्माण किया जाएगा। साथ ही उज्जैन में 140 करोड़ रुपए की लागत से शनि लोक बनाया जाएगा। बाबा महाकाल लोक तो हमारे उज्जैन में है ही है, आज शिवरात्रि भी है। तो साथ ही साथ में शनि लोक भी जो है वह 140 करोड़ रुपए की लागत से उज्जैन में बनाया जाना है। मध्य प्रदेश में पद्मश्री पुरस्कार से 2026 में 4 लोगों को सम्मानित किया गया। भगवान दास रायकवार, साथियों भगवान दास रायकवार ये बुंदेलखंड के अखाड़े के गुरु कहे जाते हैं। भगवान दास रायकवार, इन्हें जो है एक तरह से इसे मार्शल आर्ट की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो भगवान दास रायकवार कौन है, 2026 में इन्हें पद्मश्री मिला है। किस लिए मिला है, बुंदेलखंडी अखाड़े के लिए। तो आपको यहाँ पर खेल के क्षेत्र में इन्हें मार्शल आर्ट में शामिल किया गया, नाम हमें याद रखना है, भगवान दास रायकवार, बुंदेली अखाड़ा। दूसरे है कैलाश चंद्र पंत, साहित्यकार है और शिक्षा है। दूसरा जो पद्मश्री मिला है वह कैलाश चंद्र पंत को मिला है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में।
तीसरे मोहन नागर है, सामाजिक कार्यकर्ता है, मोहन नागर सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनको दिया गया है। और चौथे महत्वपूर्ण व्यक्ति है नारायण व्यास, पुरातात्विक है और भारतीय पुरातात्विक विभाग के पितामह विष्णु श्रीधर वाकणकर की टीम से जुड़े हुए हैं। यह बहुत पुराना जो है इनका अनुभव है। तो श्री नारायण व्यास पुरातत्व, मोहन नागर सामाजिक कार्य, कैलाश चंद्र पंत साहित्य और शिक्षा, भगवान दास रायकवार अखाड़ा। आजीविका ग्रीन सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? भोपाल में हुआ है। साथियों, मध्य प्रदेश में स्थान आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में 2026 में आजीविका ग्रीन मेले का आयोजन कहां पर हुआ? भोपाल में हुआ है। क्या उद्देश्य है आजीविका ग्रीन का आयोजन का? उद्देश्य क्या है साथियों? उन्नत फलदार पौधे जैसे आम हुआ, अमरूद हुआ, नींबू हुआ, अनार, चीकू या शोभा बढ़ाने वाले पौधे, गुलाब, सेवंती, डहेलिया या कुछ आस्था के पौधे, तुलसी या सब्जी और अन्य फसलें, उनको जैविक रूप से उत्पादित करना जो है वह इसका उद्देश्य है मेले का। उनकी प्रदर्शनी की जाएंगी। तो आजीविका ग्रीन मेला भोपाल में आयोजित किया गया है। डिंडोरी जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत डिंडोरी जिले में सुगड़ टूरी अभियान है साथियों। इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। जो आपको अभियान याद रखना है, सबसे पहले तो सुगड़ टूरी। अब सुगड़ टूरी अभियान क्या है साथियों? यह जनजातीय क्षेत्रों में चलाया गया है। जनजातीय महिलाओं और साथ ही साथ बच्चियों में हीमोग्लोबिन और रक्त की जांच के लिए यह अभियान चलाया गया था, सुगड़ टूरी अभियान। और एक निश्चित समय में 48,000 से अधिक महिलाओं और बेटियों का यहाँ पर जो है वह रक्त का परीक्षण किया गया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था इस तरह का एक निश्चित क्षेत्र में। तो सुगड़ टूरी अभियान कहाँ चलाया गया है? डिंडोरी में चलाया गया है। किसके लिए चलाया गया है? यह महिलाओं के रक्त परीक्षण के लिए। एक ही दिन में 48,000 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं और महिलाओं का हीमोग्लोबिन परीक्षण किया गया, 48,000 से अधिक। और एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में यह शामिल हुआ है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में मध्य प्रदेश में वर्तमान में 6,600, यानी कि मध्य प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या कितनी है? 6,500 है। जो है वो 2026 तक 6,600 से अधिक हमारे यहाँ पर स्टार्टअप है। स्टार्टअप इकोसिस्टम से देश में अग्रणी मध्य प्रदेश। ठीक है, आपको यहां पर आंकड़े याद रखना है इसके। 6,500 से अधिक हमारे यहां पर स्टार्टअप है मध्य प्रदेश में। मध्यांचल उत्सव साथियों, यहां से प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश में मध्यांचल उत्सव भारत में कहां मनाया गया? तो नई दिल्ली में मनाया गया है। मध्यांचल उत्सव पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में निवेश अनुकूल नीतियों के माध्यम से औद्योगिक विस्तार को गति मिल रही है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी का ट्वीट था मध्यांचल उत्सव में। तो ये दिल्ली में हुआ है। आपसे स्थान पूछा जा सकता है कि कहां पर इसका आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए मध्य प्रदेश को लीडर श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। साथियों, मध्य प्रदेश को स्टार्टअप के क्षेत्र में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए, तीव्र गति से स्टार्टअप की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य को स्टार्टअप मध्य प्रदेश को लीडर श्रेणी में पहला स्थान प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप आपके 6,500 से 6,500 से अधिक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश को स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन सा सम्मान या कौन सा स्थान मिला है? तो लीडर श्रेणी में मिला है। और इसमें भी पहला स्थान मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया है। नीति आयोग के द्वारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 जो जारी किया गया, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 नीति आयोग का है, 2026 में जारी हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश को चैलेंजर श्रेणी में स्थान मिला है। साथियों, मध्य प्रदेश को चैलेंजर श्रेणी में पहला स्थान दिया गया है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है। मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा है? चैलेंजर श्रेणी में रखा है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश को इस श्रेणी में भी शामिल किया गया है। महाभारत समागम, साथियों महाभारत समागम का आयोजन भोपाल में किया गया।
महाभारत समागम का उद्देश्य जो था वह समरसता मूलक समाज की स्थापना करना है, विश्व शांति का जो है वो संदेश देना है। महाभारत मानवता का भी संदेश देता है। तो भोपाल में महाभारत समागम का आयोजन किया गया। टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर से जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव पर्यटन स्थल। साथ ही मध्य प्रदेश के पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये 4 हमें याद रखना है। ऑप्शन में हटाने के लिए आ सकते हैं एमपीपीएससी में। तो मध्य प्रदेश में पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना, इन 4 राष्ट्रीय उद्यानों को टाइगर कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। लंबाई कितनी होगी? 625 किलोमीटर। लागत कितनी होगी? 5,500 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन हुआ है, भोपाल में हुआ है। मध्य प्रदेश रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026। मध्य प्रदेश भविष्य में अपनी एआई नीति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति भी लागू करने वाला है। तो मध्य प्रदेश ने इसी रीजनल से यह निष्कर्ष निकल कर आया कि मध्य प्रदेश 2026 में भविष्य में अपनी एआई नीति को लागू करेगा। और मध्य प्रदेश रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस भोपाल में आयोजित हुआ है। महाकाल महोत्सव मध्य प्रदेश में 14 से 18 जनवरी तक मनाया गया। मध्य प्रदेश में 2026 में 14 से 18 जनवरी तक महाकाल महोत्सव मनाया गया। महाकाल महोत्सव, जिसे शाक्त महोत्सव भी कहा जाता है, महान सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय से चला आ रहा है। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इस प्रकार से बाबा महाकाल महोत्सव का आयोजन करते थे। एरण महोत्सव बीना में आयोजित किया गया है साथियों। बीना में एरण महोत्सव का आयोजन किया गया है। एरण मध्य प्रदेश का पुरातात्विक स्थल है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का प्राचीन कालीन स्थल भी है। पुरातात्विक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से मध्य प्रदेश के पाषाण कालीन स्थल अस्त्र हथियार भी प्राप्त हुए हैं और साथ ही साथ प्राचीन काल में यहाँ पर जो है वह सती प्रथा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो यह न केवल पाषाण कालीन स्थल है, यह ऐतिहासिक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। पहला सती प्रथा का प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ है। एरण महोत्सव बीना में आयोजित किया गया है। तो हमें स्थान याद रखना है, बीना, सागर ना लगा लिया जाए क्योंकि एरण सागर में स्थित है, बीना तहसील है, तो सागर जिले में बीना में इसका आयोजन हुआ है। कैबिनेट का महत्वपूर्ण निर्णय, वर्ष 2026 में मध्य प्रदेश अपनी आबकारी नीति में परिवर्तन करेगा। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार अपनी आबकारी नीति, मध्य प्रदेश में 1915 की आबकारी नीति चल रही है, उस 1915 की आबकारी नीति को वर्तमान परिदृश्य में बदलाव की आवश्यकता है। राज्य सरकार बदलाव करने के लिए इसमें जो है वो संशोधन करने वाली है। तो वर्तमान में इसमें चेंजेस आएगा, लेकिन 1915 आपको याद रखना है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 1915 की आबकारी नीति संचालित की जा रही है। इसमें संशोधन करने के लिए एक समिति का गठन भी किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी हैं। उनकी अध्यक्षता में इस आबकारी नीति में संशोधन करने का प्रस्ताव होगा। उद्यानिकी क्षेत्र में सतत समृद्धि, मध्य प्रदेश के विकास का नया अध्याय। साथियों, मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है, पुष्प उत्पादन में द्वितीय है। क्योंकि हमने जब क्लास शुरू हुई थी हमारी, तो हमने आपको बताया था पुष्प उत्पादन में तृतीय था। 2025 का डाटा हम बता रहे थे, अब 26 चल रहा है हमारी क्लास में आप अभी इस समय। तो पुष्प उत्पादन में द्वितीय है, मसाला उत्पादन में प्रथम है और साथ ही साथ सब्जी उत्पादन में तृतीय स्थान पर है और फल उत्पादन में चौथे स्थान पर है। तो 2026 में मध्य प्रदेश मसाला में पहला है, पुष्प में दूसरा है, सब्जी में तीसरा है और फल उत्पादन में चौथा है। हाल ही में राज्य पुष्प महोत्सव का आयोजन जो है वह भोपाल में किया गया था। मध्य प्रदेश ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्वावलंबी गौशालाएं कामधेनु निवास स्थापना नीति 2025 को मंजूरी दी है। सन पूछा जा सकता है कि स्वावलंबी गौशालाएं कामधेनु निवास स्थापना नीति किस वर्ष लागू की गई? 2025 में लागू की गई है। निवेशकों को परियोजना की स्थापना के लिए 5,000 गोवंश के लिए अधिकतम 130 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई जाएंगी। निवेशक जो होंगे उनको 5,000 गोवंश के लिए 130 एकड़ की भूमि उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रत्येक 1,000 गोवंश की वृद्धि पर 25 एकड़ अतिरिक्त भूमि भी देने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन साथियों गुवाहाटी में हुआ है यह,
और मध्य प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो इसमें मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। तो राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कहां हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है, असम में हुआ है। और साथ ही साथ यह भी जो है वो जानकारी मिली है या ऐसा प्रस्ताव है कि भविष्य में अगला जो वस्त्र सम्मेलन होगा वो राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन उज्जैन में किया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधित्व था, कहां हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है। कौन है मध्य प्रदेश के केंद्रीय वस्त्र मंत्री? श्री गिरिराज सिंह है। चतुर्थ विश्व रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां हुआ है? जबलपुर में हुआ है साथियों। जबलपुर के अंदर चतुर्थ विश्व रामायण सम्मेलन का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में तो हुआ ही है, साथ ही साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सम्मान में 20 से अधिक देशों में जो है वह डाक टिकट जारी हुए हैं। तो ऐसे में यह भी हमें याद रखना है, 20 से अधिक देश डाक टिकट जारी करते हैं और जबलपुर में इसका आयोजन हुआ है। श्री कृष्ण पाथेय का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में श्री राम वन गमन पथ की तरह श्री कृष्ण पाथेय का भी निर्माण किया जाएगा। श्री कृष्ण पाथेय साथियों यहां से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट है हमारा। पवित्र धाम जाना पाव, साथियों जाना पाव केवल चंबल के उद्गम के लिए ही नहीं प्रसिद्ध है, यहाँ पर भगवान परशुराम जी की यह जन्मस्थली भी है। तो ऐसे में जाना पाव जो है वह यहीं पर भगवान श्री कृष्ण को अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था। जाना पाव इंदौर में, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण को जो है वह सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था। यह भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है। यहीं पर श्री कृष्ण ने भगवान श्री परशुराम जी से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। इसका ऐतिहासिक धार्मिक महत्व भी है। तो श्री कृष्ण पाथेय से यह जुड़ने वाला है। मध्य प्रदेश ने दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 में संशोधन किया है। साथियों मध्य प्रदेश में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तो आंसर है हमारा 1958 है। या तो वर्ष पूछ लिया जाएगा या परिवर्तन क्या किया है वर्तमान में, यह पूछ लिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 में यह संशोधन किया गया है वर्तमान में कि जहां भी 20 से कम कर्मचारी वाले कोई प्रतिष्ठान है, उनका निरीक्षण अब केवल राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही हो सकेगा। कि ऐसी कोई दुकानें हैं, कोई ऐसे प्रतिष्ठान है जहां पर 20 से कम कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही आप जो है वहां का जांच कर सकेंगे या परीक्षण निरीक्षण कर सकेंगे। और साथ ही साथ दुकानदारों और प्रतिष्ठानों संचालकों पर अनुपालन का बोझ कम करना भी इसका एक उद्देश्य है। मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की उपलब्धियां, साथियों मध्य प्रदेश में कुल 1.87 करोड़ गौवंश है। मध्य प्रदेश में गौ माता गौवंश की जो संख्या है वह 1,87,00,000 है और मध्य प्रदेश देश का दूसरा सर्वाधिक गौवंश वाला राज्य है। मध्य प्रदेश देश का दूसरा सर्वाधिक गौवंश वाला राज्य है। मध्य प्रदेश ने गौशाला अनुदान भी बढ़ाकर 20 से 40 रुपए कर दिया है। पहले मध्य प्रदेश में गौशाला में रहने वाली गाय गौ माता जो थी उन पर 20 रुपए प्रति दिन का खर्च किया जाता था एक गाय पर। राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साथ ही साथ गौ माता की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए 20 रुपए की जगह इसे बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन गौवंश कर दिया है। तो यह भी हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश में सतना जिले में जो अंतरराज्यीय बस टर्मिनल है जिसकी स्थापना 2025 में हुई थी, तो मध्य प्रदेश में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल आपका सतना में बनाया गया था। सतना में हमने करंट अफेयर्स में इनको कवर किया भी है। तो सतना में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल है। उस बस टर्मिनल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराज्यीय बस अड्डा कर दिया गया है। जो अंतरराज्यीय बस टर्मिनल सतना में बनाया गया है उसका नाम क्या किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल कर दिया गया है। मध्य प्रदेश ने दूध उत्पादन के क्षेत्र में क्या काम किया है? स्वावलंबी गौशाला कामधेनु स्थापना नीति 2025 लाई है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए
मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच में एमओयू साइन हुआ है। तो पूछा जा सकता है किस किस के बीच में एमओयू हुआ है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, तो मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच में हुआ है। दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना मध्य प्रदेश ने चलाई है। अधिकतम 25 आपको जो है वह पशु उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसमें गोवंश के बेहतर आहार के लिए प्रति गौशाला में गोवंश में 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। घायल गायों के लिए हाइड्रोलिक केटल लिफ्टिंग वाहन की व्यवस्था मध्य प्रदेश जो है वह कर रहा है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में आदर्श गौशाला जो है वह स्थापित की गई है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में ग्वालियर में ही 100 टन की क्षमता वाला सीएनजी प्लांट भी यहां पर स्थापित किया गया है। 4 जिलों में आगर मालवा इंदौर ग्वालियर और उज्जैन में आदर्श गौशालाएं स्थापित जो है वह हो चुकी है और भोपाल जबलपुर सागर में प्रस्तावित है। E0 FIR साथियों 25 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से E0 FIR प्रारंभ हुई है और मध्य प्रदेश देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां E0 FIR शुरू हुई। पहला क्या है, तो पहला साथियों जीरो आपका दिल्ली है। दिल्ली पहला हमारा ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां E0 FIR को अपनाया गया। दूसरा मध्य प्रदेश है। अब E0 FIR क्या होती है साथियों, जब भी कभी आपके साथ या किसी के साथ 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर कोई वित्तीय फ्रॉड होगा या वित्तीय साइबर क्राइम होगा तो उसकी जो शिकायत होंगी वह E0 FIR के माध्यम से ही सुनी जाएंगी। तो E0 FIR 1 लाख रुपए से अधिक का वित्तीय फ्रॉड या किसके माध्यम से या क्या प्रावधान है इसका, तो व्यक्ति जो है वह BNS की धारा 173 आपको कानूनी अधिकार देती है। क्या BNS जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 में लागू होगा, तो BNS की धारा 173 आपको यह अधिकार देती है कि आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो E0 FIR जो है वह 1 लाख से अधिक की धोखाधड़ी पर लागू होगी और 30 दिन के अंदर पुलिस थाने में जाकर कानूनी रूप से इसे पंजीकृत भी करवाया जा सकता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पे कई प्रश्न कवर होंगे। E0 FIR की क्या लिमिट है, तो 1 लाख रुपए के बाद यह जो है वो लागू होती है। मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य जिसने लागू किया है। BNS की धारा 173 के तहत यह लागू होती है। प्रारंभ में आप 1930 पर शिकायत करें और 30 दिन के अंदर आप जो है वह इसे FIR में तब्दील भी करवा सकते हैं। पहले इसकी सीमा 3 दिन थी, बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर इसे 30 दिन कर दी है। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए कृषक सम्मेलन का आयोजन रीवा में किया गया। साथियों रीवा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया है रीवा के बसावन मामा वन्यजीव अभ्यारण्य में। कौन है बसावन मामा साथियों? बसावन मामा वह महान व्यक्ति है जिन्होंने वृक्षों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया और उन्हीं के सम्मान में बसावन मामा वन्यजीव अभ्यारण्य बसावन मामा आपका गो अभ्यारण्य भी जो है वह रीवा में बनाया गया है। तो वहीं पर इस प्राकृतिक कृषि सम्मेलन की का आयोजन किया गया था। अगला है बढ़िया खेड़ी औद्योगिक क्षेत्र। साथियों बढ़िया खेड़ी औद्योगिक क्षेत्र पूछा जा सकता है कहां है, यह सीहोर जिले में है। सीहोर जिले में बढ़िया खेड़ी औद्योगिक क्षेत्र है जो बहुत तेज गति से विकसित हो रहा है, तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो आपको बस जिले का नाम याद रखना है। बढ़िया खेड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहां है, तो सीहोर में है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुलताई का नाम बदलकर मुलतापी करने का निर्णय लिया है। मुलताई ताप्ती का उद्गम स्थल है, बैतूल जिले में आता है। तो अब मुलताई को मुलतापी कहा जाएगा। वीर भारत न्यास के माध्यम से यहां जनजाति संग्रहालय भी बनाया जाएगा। साथियों मुलताई में बैतूल में जनजाति संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। तो जनजातीय संग्रहालय हमारा जो है वह बैतूल में बनाया जाएगा और साथ ही साथ मुलताई का नाम मुलतापी कर दिया जाएगा। बैतूल में गुड़ के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गुड़ क्लस्टर का भी गठन किया जाएगा। तो 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं सीएम सर ने की। मुलताई का नाम मुलतापी, बैतूल में आदिवासी संग्रहालय, साथ ही साथ गुड़ क्लस्टर जो है वह बैतूल में बनाया जाएगा।
मध्य प्रदेश में कटनी, धार, पन्ना और बैतूल में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ है। साथियों, पीपीपी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर मध्य प्रदेश में कटनी, धार, पन्ना और बैतूल में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन जो है वह किया है, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र की दोनों की समान भूमिका रहती है। प्रकृति एवं जैव विविधता संरक्षण में अग्रणी मध्य प्रदेश, ये हमने कवर कर लिए हैं इन्हें। पशुधन से समृद्ध मध्य प्रदेश, साथियों हिरण्यगर्भा अभियान मध्य प्रदेश में पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए चलाया जा रहा है। पूछा जा सकता है आपसे कि हिरण्यगर्भा अभियान क्या है, किसका, इसका क्या उद्देश्य है। तो यह हिरण्यगर्भा अभियान जो है मध्य प्रदेश में पशुओं की नस्ल को सुधारने के लिए चलाया जा रहा है। 20वीं पशु संगणना में मध्य प्रदेश में कुल पशु की जो संख्या है वह 290.57 लाख से अधिक है। 20वीं पशु गणना में 290.57 लाख से अधिक मध्य प्रदेश में पशु है। पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन भोपाल में हुआ है। भोपाल हमें याद रखना है, जिला स्थान हमें याद रखना है कि कहां पर पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो आंसर हमारा भोपाल होगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है, इसे अब 2030 तक जारी किया जाएगा। तो हमारा वर्ष हमें याद रहना चाहिए, 2030 तक इसे जारी किया जाना है। मध्य प्रदेश में वन विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएंगी। साथियों, मध्य प्रदेश में 6 वन विज्ञान केंद्र बनेंगे और ये जनजातीय क्षेत्रों में बनेंगे। इसका जो उद्देश्य है वह वृक्ष खेती को बढ़ावा देना है। अब तक जो खेती होती है हमारी वो फसलों की खेती होती है, लेकिन साथ ही साथ वृक्ष खेती को बढ़ावा देना इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में 48 करोड़ इसके लिए स्वीकृत है और 6 वन विज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे। कहां पर बनाए जाएंगे इसकी घोषणा अभी सरकार ने स्थानों की नहीं की है, लेकिन संख्या है इसकी 6। ये वृक्ष खेती को बढ़ावा देंगे, तो हमें संख्या याद रखना है। अपार आईडी, साथियों अपार आईडी क्या है? विद्यार्थियों के सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज का आधार। मध्य प्रदेश के विद्यार्थी जो हैं उनके जितने भी डिजिटल दस्तावेज हैं वह अपार आईडी के रूप में सुरक्षित रहेंगे। प्रदेश के 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने अपार आईडी पर अपने दस्तावेजों को अपलोड करवाया है। अंतरराष्ट्रीय वन मेला कहां आयोजित हुआ है? भोपाल में आयोजित हुआ है। अंतरराष्ट्रीय वन मेला भोपाल में आयोजित किया गया। साथ ही साथ उज्जैन में अभी महाकाल वन मेला भी चल रहा है, जो जड़ी बूटियों और साथ ही साथ में वन उत्पाद से संबंधित है। तो अंतरराष्ट्रीय वन मेला भोपाल में आयोजित हुआ है। मध्य प्रदेश में होमगार्ड्स के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी जो है वह सरकार ने की है। साहसी कार्य करने के लिए 10 टीमों को हर वर्ष दिए जाएंगे 51,000 रुपए के पुरस्कार। मध्य प्रदेश में होमगार्ड में जो टीमें होंगी, तो प्रतिवर्ष 10 टीमों को साहसिक कार्य करने के लिए 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। होमगार्ड के लिए कॉल ऑफ सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। कॉल ऑफ सिस्टम जो होता था होमगार्ड के लिए उसे समाप्त किया है। तो मध्य प्रदेश में कॉल ऑफ सिस्टम समाप्त किया और साथ ही साथ 51,000 रुपए का पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 टीमों को मध्य प्रदेश में प्रदान किया जाएगा होमगार्ड से जुड़े हुए। कश्मीर का आनंद भोपाल में शिकारा पर्यटन हमने पढ़ लिया है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जनसंपर्क के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, जीके थे, डाटा थे। नई कक्षा हमारी एक और होगी जो जनसंपर्क पर ही आधारित होगी। अभी और 200 से अधिक का जो है वह इसी प्रकार के पीडीएफ आपके सामने जनसंपर्क के आने हैं, जो पूरा मध्य प्रदेश का 2025 कवर करेंगे, 26 भी कवर करेंगे। जनसंपर्क का पूरा डाटा यहाँ पर कवर होगा। और साथ ही साथ कल हमारी नई कक्षा जो होगी वह करंट अफेयर्स फरवरी के संदर्भ में निरंतर जारी रहेंगी। धन्यवाद।